Friends, today we will start Isaac Asimov's science fiction. Uh, Generally, I stuck in some work, so I delay in uploading new videos. But I will remove my faults. We start. I often made the point that true science fiction is a creature of the last 2 centuries. मैं अक्सर इस बात का उल्लेख करता हूँ कि जो साइंस फिक्शन है वो लगभग 2 शताब्दियों की क्रिएशन है। मतलब जो साइंस फिक्शन जब एग्जिस्ट हुआ, जब अस्तित्व में आया, तो लगभग 2 शताब्दियों में ये साइंस फिक्शन भी आने लगा है। साइंस फिक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट एज ए पिक्चर ऑफ द future unless and until people get the idea that is science and technology that produce the future. साइंस फिक्शन जब तक एग्जिस्ट नहीं हो सकता, किस रूप में? फ्यूचर के रूप में, फ्यूचर की पिक्चर के रूप में अपने सामने तब तक नहीं आ सकता जब तक कि लोगों में एक आइडिया कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी ही है जो फ्यूचर को क्रिएट कर सकती है। जब तक लोगों के दिमाग में ये विचार नहीं आएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही वो चीज़ है जो फ्यूचर क्रिएट करती है, आपको फ्यूचर दिखाती है कि फ्यूचर इस तरह का होगा, इस तरह का हो सकता है, तो तब तक जब तक ये वाला आइडिया नहीं आएगा, साइंस फिक्शन कभी अस्तित्व में नहीं आ सकती। दूसरा ये दैट इट इज एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी that are bound to make future different from the present and past. साथ में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो ये प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस क्या होगी? वो बाउंड है, वो बंधी हुई है टू मेक द फ्यूचर डिफरेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या करेगी? फ्यूचर को प्रेजेंट और पास्ट से डिफरेंट करेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दो बातें इसके अंदर हो गई कि जो साइंस फिक्शन है तब तक एग्जिस्ट नहीं होगी जब तक कि, पहला पॉइंट क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्यूचर को क्रिएट करे ऐसा आइडिया लोगों के दिमाग में ना आए। दूसरा, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर को प्रेजेंट और पास्ट से डिफर करती है। एट दैट हियर देयर बाय हैंग्स अ टेल। हैंग्स अ टेल मीन्स इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ने का मतलब ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही वो चीज़ है जो प्रेजेंट को और पास्ट को फ्यूचर से डिफरेंट कर दे। इसी से कहानी आगे बढ़ेगी। क्या चेंजेस आएंगे? नेचुरली नो वन could possibly get that idea until the rate of scientific and technological change became great enough to be noticed in the course of their lifetime. No one could possibly get that idea. कोई भी व्यक्ति जब तक उसकी लाइफ टाइम में ही, किसी भी व्यक्ति की लाइफ टाइम में ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ जाए, इतनी इसकी चेंज होने की रेट होनी चाहिए। मतलब इतना फास्ट चेंजेस हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसी व्यक्ति के लाइफ टाइम में ही कि उस चेंज को वो नोट कर सके। जैसे आज से कुछ टाइम पहले हमने मोबाइल नहीं देखे थे, फ़ोन नहीं देखे थे, बाद में फ़ोन आए, और अपनी लाइफ टाइम में हमने मोबाइल भी देख लिए। स्टार्टिंग में पहले टीवी नहीं देखी थी, बाद में ब्लैक कलर टीवी आई और फिर कलर टीवी भी आ गई। तो हमारी लाइफ के अंदर ही हमने जो चेंजेस देख लिए, तो जो हमारी लाइफ के अंदर ही इस तरह के लंबे बड़े चेंजेस हो गए, ये क्या करेंगे? तो नेचुरली नो वन कुड पॉसिबली गेट दैट आइडिया until the rate of scientific and technological change became great enough to be noticed by the people in the course of their lifetime. That came about with the industrial revolution, say by 1800. That came about, ये कब हुआ? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ में।
जो ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फास्ट चेंजेस हुए, अपन बोले जैसे कॉटन इंडस्ट्री आई, या फिर छापे खाने की मशीन, प्रिंटिंग मशीन आई, तो उस समय एकदम से प्रिंटिंग मशीन और कॉटन इंडस्ट्री तो जो फैक्ट्री डेवलप हुई, तो जो जितना फास्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी जितना फास्ट आया, तो इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई। तो कहने का मतलब सेम इज कहने को, ये कब से स्टार्ट हुआ? 1800 से, 1800 से। एंड इट वाज ओनली देयर आफ्टर दैट साइंस फिक्शन कुड बी रिटन। और इसी के बाद से साइंस फिक्शन लिखी जाने लगी, क्योंकि तब तक तो इतने चेंजेस नहीं होते थे। लेकिन 1800 से क्या हुआ, जो ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई और एकदम से चेंजेस आए। रेट क्या लिखा हुआ है ऊपर? रेट ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बिकेम ग्रेट एनफ। रेट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल चेंज बिकेम ग्रेट एनफ टू बी नोटिस्ड बाय पीपल। तो जितना ज़्यादा चेंजेस, जितना फास्ट चेंजेस आएगा साइंस टेक्नोलॉजी, उतना ही साइंस फिक्शन बनता चला जाएगा। एंड येट देयर मस्ट हैव बीन समथिंग दैट केम बिफोर साइंस फिक्शन। अब ये कहानी थोड़ा का सा पीछे की तरफ लेकर चल रहे हैं अपने को। एंड येट देयर मस्ट हैव बीन समथिंग दैट केम बिफोर साइंस फिक्शन। परंतु इस 1800 के पहले, इस साइंस फिक्शन के पहले भी कुछ तो होगा। 1800 जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई है, उसके बाद साइंस फिक्शन लिखी जाने लगी, ये बात करने लगे ये। परंतु इस 1800 के पहले भी कुछ तो होगा। क्या होगा? समथिंग दैट वाज नॉट साइंस फिक्शन, जो साइंस फिक्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि साइंस फिक्शन कब से स्टार्ट हुआ है? 1800 से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। क्योंकि तभी हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस देखे, फास्ट चेंजेस देखे। एंड येट फिल्ड द सेम इमोशनल नीड्स। ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले या साइंस फिक्शन के पहले कुछ तो ऐसा होगा जो साइंस फिक्शन नहीं हो सकता, परंतु उसने क्या करा? इमोशनल नीड्स को पूरा किया। उसने हमारी इमोशनल नीड्स को पूरा किया। अब इमोशनल नीड्स क्या है वो देखते हैं अपन। इमोशनल इमोशनल क्या चीज़ होती है? आपके एंगर, मतलब जैसे गुस्सा है, आपका स्माइल है, आपकी खुशी है, आपका दुख है, आपका आश्चर्य है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जिस तरह के जो भाव बनते हैं, इमोशंस, ये इमोशंस जो आए, जो ये इमोशंस आपको, आपके इमोशंस को पूरा करते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा इमोशंस है वंडर। जो एक आपकी वंडर नीड को पूरा कर देता है, तो वो साइंस फिक्शन आता है। क्योंकि आप जब इस तरह की मूवी देखते हैं जो कुछ डिफरेंट होती है, कुछ अलग फीचर दिखाती है, तो हमें एक वंडर फील होता है कि वाओ, क्या फ्यूचर इस तरह का होगा। तो इस साइंस फिक्शन के पहले भी कुछ तो ऐसा होगा जो इस तरह की इमोशनल नीड्स को पूरा करता होगा। तो देयर मस्ट हैव बीन टेल्स, ये खुद ही आंसर दे रहे हैं, देयर मस्ट हैव बीन टेल्स ऑफ स्ट्रेंज एंड डिफरेंट। नेचुरल है, यहाँ पर अजीबो गरीब अलग तरह की कहानियां होंगी। मस्ट हैव बीन, पक्के रूप में यहाँ पर कुछ अजीबो गरीब तरह की टेल्स होंगी, कहानियां होंगी। ऑफ लाइफ नॉट एज वी नो इट, इस तरह के जीवन की कहानियां होंगी जिसके बारे में हम नहीं जानते। एंड ऑफ पावर्स ट्रांसेंडिंग अवर ओन्स, और ऐसी पावर्स की कहानियां होंगी जो हमारी, ऐसी शक्तियों की कहानियां होंगी जो हमारी सीमा से परे है, जो हम जिनको हम नहीं समझ सकते, बियॉन्ड आवर ऑन पावर्स, जो हमारी शक्ति से बाहर है। इस तरह की पावर्स की कहानियां होंगी। तो ये कह रहे हैं कि साइंस फिक्शन के पहले आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ तो होगा। और वो कुछ क्या था? कहानियां थी। कहानियां किस तरह की? स्ट्रेंज और डिफरेंट। वो कहानियां किस तरह की? ऐसी लाइफ की जो हम नहीं जानते। वो कहानियां किस तरह की? ऐसी पावर की जो आपकी सीमा से बाहर की है। लेट्स कंसिडर द रेस्पेक्ट दैट पीपल हैव फॉर साइंस एंड फॉर साइंटिस्ट।
सॉरी, द रेस्पेक्ट दैट पीपल हैव फॉर साइंस एंड फॉर साइंटिस्ट, पैराग्राफ छोड़ते बीच में, रेस्ट ऑन द सर्टेन बिलीफ, जो लोगों में जो आदर होता है साइंस के लिए और साइंटिस्टों के लिए, लोगों में जो रेस्पेक्ट है साइंस के लिए साइंटिस्टों के लिए, या फिर एक डर है साइंस के लिए साइंटिस्ट के लिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अजीबोगरीब कर सकते हैं, तो ये डर या ये सम्मान, जो रेस्पेक्ट और फियर है या दोनों जो कॉम्बिनेशन है, रेस्ट ऑन द सर्टेन बिलीफ, एक विश्वास पर आधारित है। जो लोग जो साइंटिस्टों का या साइंस का जो सम्मान करते हैं या डरते हैं, वो किस सर्टेन बिलीफ पर आधारित है, दैट साइंस इज द की ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। साइंस तो क्या है, यूनिवर्स को समझ की एक की है, एक चाबी है। एंड दैट साइंटिस्ट कैन यूज साइंस टू मैनिपुलेट द किट की, और साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस साइंस को साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस साइंस को यूज करते हैं की को मैनिपुलेट करने के लिए। मतलब साइंस क्या है, एक की है, और साइंटिस्ट क्या है, उस की को साइंटिस्ट कैन यूज साइंस टू मैनिपुलेट द की, और जो साइंटिस्ट होते हैं उस की को मैनिपुलेट कर सकते हैं साइंस के थ्रू। थ्रू साइंस पीपल कैन मेक यूज ऑफ द पार्ट्स लॉज ऑफ द नेचर टू कंट्रोल द एनवायरमेंट एंड एनहांस ह्यूमन पावर्स। जो साइंटिस्ट हैं वो साइंस को यूज़ करते हैं की को मैनिपुलेट करने के लिए। दूसरा, साइंस के थ्रू जो लोग हैं वो क्या करेंगे, नेचर के नियम को, प्रकृति के नियम को यूज करेंगे टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट एंड एनहांस ह्यूमन पावर्स। वो आपके चारों तरफ के वातावरण को, एनवायरनमेंट को वो क्या कर सकते हैं, जो प्रकृति के नियम है उनके द्वारा उनको कंट्रोल करेंगे और ह्यूमन पावर्स को बढ़ा देंगे। सिंपल सी बात है, जैसे प्रकृति के नियम जो बोलते हैं कि बारिश कैसे आती है, या उच्च दाब, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे तो ऐसी चीज़ों को क्रिएट कर लेंगे, तो जहाँ बारिश नहीं आती होगी वहाँ बारिश आनी शुरू हो जाएगी। तो प्रकृति के नियमों के साथ में छेड़छाड़ करके और अपनी ह्यूमन पावर्स को वो बढ़ा लेंगे, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करेंगे, जहाँ बारिश नहीं आती होगी वहाँ बारिश आने लग जाएगी। तो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करेंगे और ह्यूमन पावर्स को बढ़ा लेंगे बाय द स्टडीली इंक्रीजिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिटेल्स ऑफ दोज लॉज। और क्या होगा, ये जो लॉज हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, इनको जितना ज़्यादा ये समझेंगे, किससे क्या चीज़ होती है, क्या फिनोमेना हो सकता है, तो इन चीज़ों को जितने ज़्यादा लॉज को वो लोग समझेंगे, ह्यूमन पावर्स भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी फ्यूचर में देन इन द पास्ट, जो पास्ट में थी उससे ज़्यादा कहीं उनकी ह्यूमन पावर्स बढ़ेगी। इफ़ वी कैन इमेजिन द डिफरेंट वेज इन विच दे विल बी ग्रेटर, वी कैन राइट अवर स्टोरीज। इफ़ वी कैन इमेजिन द डिफरेंट वेज इन विच दे विल बी ग्रेटर, तो जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, जितनी ज़्यादा समझ होगी नेचर के लॉज को, या नेचर के लॉज को हम जितना ज़्यादा समझेंगे, हम उतना ही ज़्यादा साइंस को यूज़ करते हुए और ह्यूमन पावर्स को बढ़ा लेंगे। तो ह्यूमन पावर्स को बढ़ा लेंगे मतलब जो चाहेगा इंसान वो करने के कगार पर होगा। तो इसी से हैंग द टेल्स, स्टोरी आगे से आगे बढ़ती जाएगी। जो ऊपर लिखा हुआ है हैंग्स अ टेल, ये स्टोरी आगे से आगे बढ़ती जाएगी। इन प्रीवियस सेंचुरीज, पहले की शताब्दियों में, हावेवर मोस्ट मैन हेड बट ए डिम अंडरस्टैंडिंग। पहले क्या है, ज़्यादातर लोग अंडरस्टैंडिंग तो रखते थे लॉज ऑफ नेचर की, परंतु कम, इफ एनी एट ऑल, अगर कुछ भी हो भी सही, ऑफ सच थिंग्स एज लॉज ऑफ नेचर, इन नेचर के बारे में। कहने का मतलब ये कि जो लॉज ऑफ नेचर है इनकी अंडरस्टैंडिंग कम थी। दे डिड नॉट नो ऑफ रूल्स, वो रूल्स को नहीं जानते थे। कौन से रूल्स को, जो नेचर के रूल्स हैं।
देट वर अनब्रेकेबल। जो नेचर के रूल्स हैं वो अनब्रेकेबल होते हैं। किसको नहीं जानते थे? ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में, एज दे मस्ट बी, देट कुड सर्व नाइदर टू हेल्प अस और नॉट टू थ्वार्ट अस। और उन चीज़ों के बारे में भी नहीं जानते थे जो एज दे मस्ट बी, जो होनी चाहिए, और देट कुड सर्व, और जो हमारी हेल्प ना तो हेल्प कर सकती है, ना ही हमें थ्वाट कर सकती है, ना हमको वो डरा सकती है, ना हमें थ्वाट कर सकती है। करने का मतलब ये है कि ना तो वो हमें हेल्प कर रही है, ना हमें धमकी दे रही है, वो अपना काम कर रही है। जहाँ बारिश आनी है वहाँ बारिश आएगी, जहाँ गर्मी होनी है वहाँ गर्मी होगी, जहाँ सर्दी होनी है वहाँ सर्दी होगी, जहाँ लाइटनिंग होनी है वहाँ लाइटनिंग होगी। वो तो अपना काम करती है। आपके ना चाहने से या आपके चाहने से वो कुछ नहीं कर रही है। प्रकृति तो अपने नियम को फॉलो कर रही है। तो दे डिड नॉट नो ऑफ द रूल्स दैट वर अनब्रेकेबल, they did not know of things as they must be, they could serve neither to help us nor to thwart us, but that might allow themselves to be returned to glory if we but knew how। रिटर्न टू ग्लोरी, रिटर्न टू ग्लोरी का मतलब है जिनको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। प्रकृति अपना काम खुद कर रही है और आगे से आगे चली जा रही है। देट माइट अलाउ अस देमसेल्व्स टू बी रिटर्न टू ग्लोरी। तो हमने क्या मान लिया? उनको ग्लोरीफाई कर दिया कि प्रकृति आपके हाथ में थी नहीं। अब उन लोगों को नेचर के बारे में समझ नहीं थी, तो वो तो चल रही, तो अपने हमने उसको क्या मान लिया? हमने उनको एक डिविनिटी मान लिया, हमने उनको एक देवी शक्ति मान लिया। तो उनको देवी शक्ति मानना मतलब रिटर्न टू ग्लोरी। आप समझ रहे? रिटर्न टू ग्लोरी का मतलब जिसको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अब ग्लोरीफाई कैसे कर लिया? कि वो जो नेचर की जो शक्तियां हैं वो अपना काम अपने हिसाब से कर रही है। मनुष्य को समझ नहीं थी, मनुष्यों को उन नेचर के बारे में उस समय इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि उनके लिए वो अनब्रेकेबल थे। आज की डेट में हम जो इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, हमें एनवायरनमेंट को चेंज या कंट्रोल करने की हमें पावर आ गई है, और ये पावर हम एज ए फ्यूचर भी देखते हैं। तो आज की डेट की बात ना करके वो प्रीवियस सेंचुरीज की बात कर रहे हैं कि लोगों को उस टाइम पर इन चीज़ों की समझ नहीं थी। मेघ गर्जना या लाइटनिंग या थंडर हो रहा है, तो जो थंडर हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है या एकदम से बारिश आ रही है, वो प्रकृति की चीज़ें उनके लिए अद्भुत थी, वो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं थी, तो उन्होंने उसको ग्लोरीफाई कर दिया। तो देट माइट अलाउ देमसेल्व्स टू बी रिटर्न टू ग्लोरी इफ वी बट न्यू हाउ। अगर हम जानते भी हों, पता नहीं कैसे। इंस्टीट इसके अलावा देर वॉज द नोशन दैट द यूनिवर्स वॉज द प्ले थिंग ऑफ लाइफ एंड विल। इसके अलावा ये एक धारणा थी, ये एक नोशन था। क्या धारणा थी? दैट द यूनिवर्स वाज द प्ले थिंग ऑफ लाइफ एंड द विल। जीवन की और इच्छा शक्ति की खेल की वस्तु है ब्रह्मांड। तो मतलब अब ये आप समझ रहे हैं, हमने उसको ग्लोरीफाई कर दिया, हमने उनको देवी शक्ति मान लिया। तो वे देवी शक्ति है जो हमने उसको एक लाइफ बना ली कि ये जैसे जल है, जल देवता, अग्नि है, अग्नि देवता। तो हमने जो उनको डिविनिटी दी है किसी भी चीज़ को, नेचर की जिस चीज़ों को हमने डिविनिटी दे दी है, तो यहाँ पर जो हमने डिविनिटी दी है, ये लाइफ उसी चीज़ की लाइफ है और विल उसी देवी शक्ति की विल है। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये किसकी प्ले थिंग है, किसकी खेल की वस्तु है? उस लाइफ की और उसकी विल की। किसकी लाइफ की और किसकी विल की? जिसको हमने ग्लोरीफाई कर दिया, जिसको हमने ग्लोरीफाई कर दिया, उन लोगों की या उस देवी शक्ति की, उस लाइफ की और उसकी इच्छा शक्ति की। यूनिवर्स एक प्ले थिंग है, खेल की वस्तु है।
मतलब अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो जो भगवान जो देवता हैं वो कुछ भी कर सकते हैं ब्रह्मांड में। आप समझ रहे हैं? तो देर वॉज द नोशन दैट द यूनिवर्स वॉज द प्लेथिंग ऑफ लाइफ एंड द विल, दैट इफ देर were events that seemed analogous to human deeds but that were far greater in magnitude. दूसरा क्या है? That if there were the events that seemed analogous to human deeds, जैसे ह्यूमन डीड्स होते हैं, मनुष्य के जो कार्य होते हैं, उसी तरह के कार्य जब हम देखते हैं, देर वर इवेंट्स, ऐसी घटनाएं होती है, दैट सीम्ड, जो लगती है, एनालॉगस टू ह्यूमन डीड्स, जैसे इंसान जो कार्य कर सकते हैं उसी तरह के कार्य हमें बड़ी बड़ी घटनाएं के रूप में दिखाई दे रहे हैं, बट देट वर फार ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, बड़ी बड़ी घटनाएं बड़े परिमाण में दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज मैं कोई एक वेट उठा सकता हूँ, वो किसी ने आकर पहाड़ उठा लिया, या फिर मैं तो हल्का सा एक पत्ता उड़ा सकता हूँ और इतनी तेज हवा आई कि उसने बड़ी बड़ी चट्टान को लुढ़का दिया, उनको पत्थर को भी उड़ा दिया। तो जो पत्थर को उड़ाने की शक्ति है, पत्थर को उड़ाने की शक्ति ये पवन के अंदर आई है, जो हवा में आई है, हम उसको पवन देवता मान लिया। तो ये कह रहे हैं कि इफ देयर वर इवेंट्स दैट सीम्ड एनालॉगस टू ह्यूमन डीड्स, जो इंसानों के तरह के कार्य लगते हैं हमें, परंतु वो क्या है, बहुत बड़े होते हैं। मैं जितना खाना खाता हूँ उससे ज़्यादा कोई कंज्यूम हो रहा हो कहीं पर, तो दे वर कैरिड थ्रू द बाय लाइफ फॉर्म्स ऑफ रिसेंबलिंग दोज वी नो बट ग्रेटर इन साइज एंड पावर। तो वो क्या चीज मान ली जाएगी? दे वर कैरिड थ्रू, किसके द्वारा हो रही है? बाय द लाइफ फॉर्म्स, ऐसी लाइफ फॉर्म्स के द्वारा, रिसेंबलिंग दोज वी नो बट ग्रेटर इन साइज एंड पावर, ऐसे लाइफ फॉर्म के द्वारा जो हम देखते, जो हम जानते हैं उसके जैसी दिखती है। ऐसी घटनाएं जो इंसानों की तरह जो कार्य करते हैं उसी तरह घटना होती है, परंतु उनके परिमाण ज़्यादा होते हैं या वो बहुत बड़ी घटनाएं होती है। और वो घटनाएं हम क्या मान लेते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है, ऐसा कोई लाइफ फॉर्म कर रहा है जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं लाइफ फॉर्म की, एक इंसान जैसा शक्ल से दिखने वाला, बट ग्रेटर इन साइज पार, परंतु वो क्या है? आप साइज में आपसे कहीं ज़्यादा बड़ा है, साइज में आपसे कहीं बड़ा है। हमने पवन देवता को ऐसा मान लिया कि वह लाइफ फॉर्म में है। हम तो एक छोटा सा पत्थर उठाकर फेंकते हैं, परंतु वो पहाड़ को भी उड़ा देता है। तो हमने क्या मान लिया? रेत के टीले रेगिस्तान के अंदर, पूरे पहाड़ के पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। तो क्या हम क्या है, एक फूंक से मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जैसे आपने फूंक मारी और रेत ऊपर उड़ी, परंतु इतनी तेज हवा आई कि उसने पूरे पहाड़ को ही एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह डाल दिया। तो काम तो ह्यूमन डीड्स की तरह हो गया, परिमाण उसका बहुत ज्यादा हो गया। तो हमने क्या मान लिया? यहां पर कुछ ना कुछ तो है, ऐसे कोई ना कोई देवता है जो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और जो हमसे कहीं बड़ा है। कहने का मतलब शायद ये पर्सोनिफिकेशन टाइप है कि हमने उसको एक लाइफ फॉर्म क्या मान लिया कि देवता है वो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या निकलता है। द बींग्स, ऐसे शरीर, हु कंट्रोल्ड नेचुरल फेनोमेना वर देयरफॉर पिक्चर्ड इन ह्यूमन फॉर्म। आगे क्लियर हो गया यहाँ पर। द बींग्स, ऐसे शरीर, हु कंट्रोल नेचुरल फेनोमेना, जो प्राकृतिक घटनाओं को कंट्रोल करते थे, वर देयरफॉर पिक्चर्ड इन ह्यूमन फॉर्म, उनको हमने किस रूप में मान लिया? ह्यूमन फॉर्म में मान लिया। उस तरह की डिविनिटी जो हमने जल देवता, पवन देवता, अग्नि देवता में देखी है, जो पावर उनमें देखी है, जो नेचुरल फिनोमेना को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे को हमने क्या मान लिया? एज ए ह्यूमन फॉर्म
मान लिया ऐसे शरीर को, बट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन साइज, सुपर ह्यूमन एबिलिटीज एंड लेंथ ऑफ लाइफ। और ऐसे जो ह्यूमन फॉर्म है, हमने क्या माने उनको, सॉरी, हमने क्या माना उनको, सुपर ह्यूमन। हमने उसकी तुलना किससे करी है, सुपर ह्यूमन से, स्ट्रेंथ में, साइज में, एबिलिटी में, लेंथ ऑफ लाइफ में। समटाइम्स दे वर पिक्चर्ड ए सुपर एनिमल, और हमने यहाँ तक कि उनको सुपर एनिमल भी मान लिया, और ए सुपर कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल्स, हमने उनको कॉम्बिनेशन मान लिया, किसका, एनिमल्स का। नरसिंह अवतार जो चट्टान से, उससे खंबे से निकले, तो हमने कुछ कॉम्बिनेशन माना। तो हमने ऐसी ताकत या नेचुरल प्रकृति के ऐसे ऐसे कार्य जो ऐसा लगता है जैसे इंसान ने किए हैं, बहुत बड़े इंसान ने किए हैं। प्रकृति के ऐसे कार्य जो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत बड़ा है, जायंटिक है, दैत्याकार है, जिसने बहुत पावर है, उसने इस काम को किया होगा। साधारण इंसान में इस तरह की करना की बस की बात नहीं है। तो द बीइंग्स हु कंट्रोल्ड नेचुरल फेनोमेना वर देयरफॉर पिक्चर्ड इन ह्यूमन फॉर्म। ये जो पैराग्राफ है, यहाँ पर 4 लाइनें हैं, इसने हमें ऊपर की 4 लाइनों को एक्सप्लेन कर दिया कि उन्होंने वहाँ पर उस ताकत को क्या मान लिया, सुपर ह्यूमन मान लिया। उसको लाइफ फॉर्म कौन सा मान लिया, ह्यूमन का लाइफ फॉर्म मान लिया उसको, परंतु किस तरह का लाइफ फॉर्म, बड़ा है साइज में। तो सुपर ह्यूमन, सुपर एनिमल या सुपर कॉम्बिनेशन ऑफ द एनिमल्स। द कॉन्स्टेंट reference to the ordinary in the invention of the usual is only to be expected. The constant reference to ordinary in the invention of the unusual is only to be expected. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हम किसी अनयूजुअल चीज़ के बारे में हम इन्वेंशन करते हैं, किसी अनयूजुअल चीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी का सहारा लेते हैं, उसका बेस बनाते हैं। जब भी हम बात करेंगे कुछ अलग ही ऐसी शक्ति के बारे में, सपोज वही बात की हमारे पवन देवता, अग्नि देवता, जल देवता, तो हमने क्या माना, उनको ह्यूमन फॉर्म माना है। तो ह्यूमन फॉर्म किसे माना है, हमने ह्यूमन को सुपर ह्यूमन मान लिया। वहाँ पर उनको हम ह्यूमन है, पर हमने उनको क्या माना, सुपर ह्यूमन। हम आत्मा है, हमने उनको क्या माना, परमात्मा। तो हमने बेसिकली ऑर्डिनरी, कौन, हम ऑर्डिनरी, जिनको हम जनरली हम लोग देखते हैं। आज कोई भी व्यक्ति अगर आत्मा के बारे में बात करेगा, कि स्पिरिट के बारे में बात करेगा, तो वो क्या इमेजिन करता है कि वो जो है इस तरह की दिखती होगी। या तो कोई व्यक्ति बोलेगा वो दिए के आकार का दिखता होगा, तो दिए के आकार का मतलब उसने क्या बेस मान लिया, दिए का। होता ही नहीं होता, वी डोंट नो। तो उसने क्या मान लिया, दिए का आकार। तो दिया, उसने कहीं दिया तो देखा है, उसने कहीं दीपक तो देखा है, इसलिए उसने क्या करा, उसने दिए के आकार का उसने उस आत्मा को मान लिया। कोई बोले कि आत्मा किस तरह की होती है, ह्यूमन फॉर्म में होती है। ह्यूमन मतलब उसने इंसान को देखा है, तो उसने क्या मान लिया कि नहीं, आत्मा जो है इस तरह की होनी चाहिए। तो जब भी हम कोई अनयूजुअल चीज़ के बारे में इन्वेंशन करते हैं, या जब भी हम कोई अनयूजुअल चीज़ के बारे में इमेजिन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेंगे ऑर्डिनरी चीज़ का। हम उसका ऑर्डिनरी चीज़ का रेफरेंस लेंगे। हम इमेजिन तभी कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजिन का भी नहीं कर सकते। हमने जिस चीज़ को देखा होगा, सिंपल वे में हम हमने जिस चीज़ को देखा होगा, हम उसी का ही बेस बनाएंगे कोई अनयूजुअल चीज़ बनाने के लिए, इमेजिन करने के लिए। तो ये पैराग्राफ उसी चीज़ के लिए, द कॉन्स्टेंट रेफरेंस टू द ऑर्डिनरी इन द इन्वेंशन ऑफ द अनयूजुअल इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड है फॉर, क्योंकि इमेजिनेशंस आर शार्पली लिमिटेड।
इमेजिनेशन क्या होती है? लिमिटेड होती है। इमेजिनेशन क्या होती है? लिमिटेड होती है। मतलब हम इमेजिन तो बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु हम जो भी इमेजिन करेंगे, हम केवल जो हम देखते हैं चारों तरफ, हम उसी का ही दूसरा रूप ले सकते हैं। जैसे ह्यूमन से सुपर ह्यूमन मान लिया, एनिमल से सुपर एनिमल मान लेंगे। आज अगर बाय द वे हम दूसरे प्लेनेट के एलियंस के बारे में अगर कल्पना करेंगे, तो हम जो एनिमल्स या प्लेनेट के वहाँ के जो एलियंस होंगे, हम क्या फॉर्म करेंगे, हम क्या इमेजिन करेंगे? उनके सिर होता होगा, उनके लंबे हाथ होते होंगे, उनके लंबे पैर होते होंगे, सिर बहुत बड़ा होता होगा। आपने क्या माना? लेकिन आपने जो आप देखते हो यहाँ पर, ह्यूमन जो आप फॉर्म देखते हो, आपने उसी को ही रिप्रेजेंट किया। अगर हम सोचें कि नहीं, वहां पर एनिमल जो है इस तरह के होते होंगे कि हाथी छोटा होता होगा, या चींटी बहुत बड़ी होती होगी। आपने क्या करा? चींटी और एलिफेंट को लिया। अगर आप कॉम्बिनेशन में बनाएंगे तो आप ये सोचते होंगे कि सिर जो है वो हाथी का रहेगा और जो पूंछ है वो घोड़े की रहेगी। आप जो भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहें, लेकिन एटलीस्ट आप क्या करोगे? एलियंस की आप जो भी यहां पर देखते हो उसकी छवि आप कैसे बनाओगे? जो आप चारों तरफ देखते हो। मतलब ऑर्डिनरी से आपने अनयूजुअल को आपने इमेजिन किया है। तो इवन तो आपकी इमेजिनेशन क्या हो गई? शार्पली लिमिटेड हो गई कि आप जो आसपास देख रहे हैं, आप उसी से ही ताना बना नया बनाएंगे। आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं बना सकते। अगर सपोज कोई सोचे कि बड़ा अजीब सा होता होगा, जैसे अमीबा होता है विदाउट शेप, आखिर आपने अमीबा सोच ही लिया, तो आप किस तरह की कल्पना कर सकते हैं? जो आप देखते हैं उन्हीं को ही बेस बनाते हुए आप इमेजिन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजिन नहीं कर सकते। तो यहां पर फोर imaginations are sharply limited even among the best of the us, even among the best of us, and it is hard to think of the anything really new or unusual। यहाँ तक कि जो हम में से बेस्ट होंगे, जो इमेजिन कर सकते हैं, उनके लिए भी इमेजिनेशन क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। इवन एमोंग द बेस्ट ऑफ अस, एंड इट इज हार्ड टू थिंक ऑफ एनीथिंग रियली न्यू। और क्या चीज़ हार्ड रहेगी? क्या चीज़ कठिन है सोचना? जो बिल्कुल नया हो, अनयूजुअल हो। ऐसी चीज़ सोचना जो अनयूजुअल हो, बिल्कुल नया हो, ऐसा सोचना बड़ा ही पेचीदा भरा रहेगा, कठिन रहेगा, क्योंकि आप अनयूजुअल के रेफरेंस ऑर्डिनरी के रेफरेंस से ही आप अनयूजुअल को आप इमेजिन करते हैं। एज हॉलीवुड साईफाई कॉन्स्टेंटली डेमोस्ट्रेट्स, जैसे कि हम लोग इसमें देखते हैं, साइंटिफिक मूवी में, हॉलीवुड की मूवी में देखते हैं, सिंस द फेनोमेना ऑफ द यूनिवर्स don't often make sense, the gods are usually pictured as whimsical and unpredictable। क्योंकि जो ब्रह्मांड की जो घटनाएं होती है वो सेंस भरी नहीं होती है। मतलब उनका कोई सेंस नहीं निकल पाता, हम उनको समझ नहीं पाते। ब्रह्मांड जो तीन घटना होती है, ब्रह्मांड का टूटना या बिखरना, प्लैनेट्स का राउंड करना, घूमना, रिवॉल्व करना, हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो फेनामेना ऑफ द यूनिवर्स डोंट ऑफन मेक सेंस, द गॉड्स आर यूजुअली पिक्चर्ड एज विम्सिकल एंड अनप्रेडिक्टेबल। इसलिए हम देवताओं क्या मान लेते हैं? विम्सिकल मान लेते हैं और अनप्रेडिक्टेबल, उनको सन की मान लेते हैं, या जिनके बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं करी जा सकती। मतलब जो देवता हैं, जिनको हमने देवता मान, ऐसी शक्तियां जो यूनिवर्स के अंदर काम कर रही है, अपनी मर्जी से काम कर रही है, हम उनकी मर्जी को समझ नहीं पाते। वो कब क्या कर जाए, कब एकदम से धूप आ रही है और ओले भी गिर रहे हैं, तो धूप आ रही है और ओले भी गिर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हो गई जो अपन देख लेते हैं। क्योंकि आज की डेट में हम नेचर के लॉस को समझते हैं,
हमें ये चीज़ अजीब ना लगे, परंतु जो नेचर की जो उस समय साइंस फिक्शन के पहले की जो प्रीवियस सेंचुरीज हैं, जब इन चीज़ों को नहीं समझते थे तो वो चीज़ें उनके लिए बड़ी ही ये थी कि कुछ है, कुछ गॉड है, कुछ देवता है जो इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो गॉड्स क्या है? विम्सिकल एंड अनप्रडिक्टेबल, फ्रिक्वेंटली लिटिल बेटर देन चाइल्डिश, हल्का सा बच्चों के बचपनेपन से हल्का सा अच्छा। सिंस नेचुरल इवेंट्स आर ऑफन डिजास्टर्स, क्योंकि अगर नेचुरल इवेंट्स क्या है, अगर डिजास्टर्स है, अगर प्राकृतिक घटनाएं इस तरह की हुई जो विनाशक घटनाएं हैं, तो द गोड्स मस्ट बी इजिली ऑफेंडेड। तो क्या मान लिया जाएगा कि गोड्स क्या है? नाराज है, मस्ट बी, पक्की तौर पर भगवान नाराज है, देवता नाराज है, इसीलिए ये बारिश आई है, इसीलिए बाढ़ आई है। सिंस नेचुरल इवेंट्स सॉरी सिंस नेचुरल इवेंट्स आर ऑफन हेल्पफुल, अगर ये होता है कि जो नेचुरल इवेंट्स है वो अगर हेल्पफुल है, हमारी हेल्प कर दी किसी नेचुरल इवेंट से, तो हम क्या मान लिया जाएगा? द गॉड्स आर बेसिकली काइंडली, गॉड्स क्या है? दयालु है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब दिया हुआ नहीं है, प्रोवाइडेड मीन्स इफ, यहाँ प्रोवाइडेड का मतलब क्या है? इफ। तो इफ दे आर वेल ट्रीटेड एंड देट देयर एंगर इज नॉट राउज्ड, तो क्या मान लिया जाए? अगर नेचुरल इवेंट्स क्या है? हेल्पफुल है, तो क्या मान लिया जाएगा कि गॉड्स आर काइंडली है, वो दयालु है। इफ दे आर वेल ट्रीटेड, अगर उनको अच्छे से हमने ट्रीट किया है और उनको उनके गुस्से को नहीं भड़काया है, हमने उनको नाराज नहीं किया है, हमने उनको ऑफेंड नहीं किया है, उनको हमने वेल ट्रीट किया है, तो गॉड्स क्या है? काइंडली है, दयालु है, और वो हमारी हेल्प करते हैं। इट इज ओनली टू रीजनेबल टू सपोज, इट इज ओनली टू रीजनेबल टू सपोज, और ये क्या है? पूरी तरह से रीजनेबल है, हम ये मान सकते हैं दैट पीपल वुड इन्वेंट फॉर्मूलाज फॉर प्लेकेटिंग द गोड्स। तो हम क्या मान सकते हैं, क्या माना जा सकता है कि लोग फॉर्मूलाज बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे, मंत्र बनाएंगे फॉर प्लेकेटिंग द गोड्स, गोड्स को शांत करने के लिए, देवताओं के गुस्से को शांत करने के लिए। एंड परसुएडिंग देम टू डू द राइट थिंग, और उनको परसुएड करेंगे, उनसे आर्ग्यू करेंगे अच्छा करने के लिए। नोर कैन द एबिलिटी ऑफ द these formulas be generally disproven by events, nor can the validity of these formulas be generally disproven by events, और ना ही यहाँ तक कि ये जो ऐसी जो घटनाएं हैं, कुछ इस तरह की घटनाएं जो शायद अगेंस्ट घटनाएं हो, विपरीत घटनाएं हो, डिजास्टर घटनाएं हो, तो वो भी क्या करेंगी? फॉर्मूलाज को डिस्प्रूव नहीं कर सकती। वो जो बुरी घटनाएं हैं वो भी फॉर्मूलाज को डिस्प्रूव नहीं कर सकती। जो सूत्र हैं, जो मंत्र हैं, उनको डिस्प्रूवन नहीं किया जा सकता घटनाओं के द्वारा भी। किस तरह की? इफ द फॉर्मूलाज डोंट वर्क देन अनडाउटेडली समवन हैज डन समथिंग टू ऑफेंड द गॉड्स। इफ द फॉर्मूलाज डोंट वर्क, अगर फॉर्मूलाज काम नहीं करते हैं, निसंदेह तो क्या होगा? सम हैज डन समथिंग, किसी ने ऐसा किया है जिससे क्या हो गया? गॉड नाराज हो गए। क्या माना जाएगा? अगर कोई डिजास्टर्स इवेंट्स होती है, घटनाएं घटती हैं, विनाशक घटनाएं घटती है, और हम फॉर्मूलाज को भी यूज कर रहे हैं उनको शांत करने के लिए, प्लेकेटिंग टू प्लेकेटिंग द गॉड, गॉड को शांत करने के लिए हम कुछ फॉर्मूलाज भी यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर कुछ डिजास्टर्स इवेंट्स होती है, तो क्या मान लिया जाएगा कि हमने ऐसा कुछ तो गलत किया है जिसकी वजह से भगवान नाराज हो गए। दोज हु हैड इन्वेंटेड और यूटिलाइज्ड द फॉर्मूलाज
had no problems in finding guilty parties on whom to blame the failure of the formulas in specific instances. और ये कह रहे हैं कि दोज हु हैड इन्वेंटेड और यूटिलाइज द फॉर्मूलाज, जिन्होंने उन फॉर्मूलाज को इन्वेंट किया है, जो उन फॉर्मूलाज को यूटिलाइज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, हैड नो प्रॉब्लम्स, उनको कोई कठिनाई नहीं होगी गिल्टी पार्टी को ढूंढने में, उनको कोई कठिनाई नहीं होगी कि दोषी कौन है। तो दोषी की निगाह में तो कौन है, फॉर्मूलाज या मनुष्य। तो उनकी निगाह में दोषी कौन होगा, जो मनुष्य है, उसने कुछ तो कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से जो देवता है वो नाराज है। यहाँ पर फॉर्मूला की कोई गलती नहीं है, फॉर्मूला तो निस्संदेह राइट है, करेक्ट है और हेल्पफुल है और वो गॉड को प्लेकेट कर सकते हैं, परंतु इंसान ने ही उस काम को, उस यज्ञ को पूरा करने में, उस आहुति को बनाने में, हवन बनाने में कुछ न कुछ, या उस रिचुअल को पूरा करने में कुछ मिस्टेक करी है, कोई गलती छोड़ दी है, जिसकी वजह से फॉर्मूला काम नहीं कर पाया और गॉड नाराज हो गए। सो those who had invented or utilized the formulas had no problems in finding guilty parties on whom to blame the failure of the formulas in specific instances, so that faith in the formulas themselves never wavered. इसलिए क्या है, फॉर्मूलाज पर जो फेथ है वो कभी भी नहीं डगमगाया, मतलब फॉर्मूलाज पर जो फेथ है वो नहीं डगमगाया। फॉर्मूलाज तो करेक्ट है, सही है, परंतु जिसने उसको यूटिलाइज किया है वही गिल्टी है, उसने कोई चूक कर दी है। वी नीड नॉट स्नीर, हमें ऐसे लोगों की मजाक, या ऐसे जो प्री साइंटिफिक इरा के लोग थे, जो साइंटिफिक इरा के पहले के जो लोग इन चीज़ों को यूज़ करते थे, हमें ऐसे लोगों की मजाक नहीं बनानी चाहिए। बाय द सेम प्रिंसिपल, क्योंकि इसी सिद्धांत पर, इसी तरह से वी कंटिन्यू टू हैव फेथ इन इकोनॉमिस्ट, सोशोलॉजिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट टुडे, जो कि हम भी क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट पर विश्वास करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट पर बिलीव करते हैं, मीटरोलॉजिस्ट को भी हम फेथ करते हैं। हम भी इन चीज़ों को पूरी तरह से मानते हैं। जैसे वो लोग फॉर्मूलाज को मानते थे, उनको फॉर्मूलाज पर जितना विश्वास था वैसे विश्वास हम इन लोगों पर भी रखते हैं। सोशियोलॉजिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, मीटरोलॉजिस्ट है। इवन थ्रू their statements seem to match reality only erratically at best. Even though, यद्यपि उनके स्टेटमेंट क्या होते हैं, रियलिटी से मैच करते हैं, ओनली इरेटिकली एट बेस्ट, परिवर्तित होते हुए, चेंज के साथ में, समय के साथ चेंज होते हुए वो उनके रियलिटी से उनके स्टेटमेंट मैच कर जाते हैं एट बेस्ट। आप समझ रहे हैं, उनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो रियलिटी से मैच करते हैं, परंतु कैसे, परिवर्तित होते हुए, समय के साथ में चेंज होते हुए उनके साथ में वो रियलिटी से मैच कर जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं, रियलिटी क्या हो रही है, परंतु वो कैसे मैच कर गए, बाई चांस परिवर्तन के साथ में मैच कर गए। आप समझ रहे हैं कि जैसे इकोनॉमिस्ट है, सोशोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट है, इनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो रिलेटेड कैसे मैच कर पाते हैं, परिवर्तन के साथ मैच कर पाते हैं। वैसे ही हमने भी क्या कर रहे हैं, हम भी फॉर्मूलाज पर फेथ कर रहे हैं, वो लोग भी फॉर्मूलाज पर फेथ कर रहे हैं, उन पर विश्वास कर रहे हैं। हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी निगाह में क्या है, गलती किसकी है, काम करने वाले की गलती है, जो उसको यूज़ कर रहा है फॉर्मूलाज को। फॉर्मूलाज की कोई मिस्टेक नहीं है। वैसे यहाँ पर क्या है, मिस्टेक इनकी नहीं है, क्योंकि परिवर्तन हो जाता है। आप समझ रहे हैं, परिवर्तन हो जाता है। उनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो रियलिटी से मैच कैसे कर पा रहे हैं, परिवर्तन के साथ में। वैसे वहाँ पर भी क्या हो रहा है, परिवर्तन चेंज हो गया
परंतु दोष किस पे आ गया, यूटिलाइज करने वाले पर आ गया कि उसने फॉर्मूला को कहीं मिस कर दिया है, इसलिए चेंजेज हुआ है। यहां पर भी चेंजेस हुआ, और जो चेंजेस हुआ, जो स्टेटमेंट है वो मैच करा, परंतु परिवर्तन के साथ में, एट द बेस्ट तरीके से। इन प्री साइंटिफिक टाइम्स देन इट वाज द priest, magician, wizard, shaman. Again, the name doesn't matter. Who filled the function of the scientist today? अब ये कह रहे हैं जो प्री साइंटिफिक टाइम्स था, प्री साइंटिफिक टाइम्स कौन सा, 1800 पहले वाला, प्री साइंटिफिक इरा वाला। तो इट वाज द प्रीस्ट, वहाँ कौन थे, पुजारी थे, मैजिशियन थे, विचार थे, सेमन थे, लगभग वही सब वही लोग हैं जो जादू मंत्र से यूज करते हैं। तो अगेन द नेम डजंट मैटर, हु फिल्ड द फंक्शन ऑफ द साइंटिस्ट टुडे, जो आज की दौर में वैज्ञानिकों का ही कार्य करते थे एक तरह से, जो हु फिल्ड द फंक्शन ऑफ द साइंटिस्ट टुडे, जो आज की डेट में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उसी तरह का काम वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि जैसे साइंटिस्ट जो है नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वैसे वहाँ पर क्या है, वही भगवान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उनकी निगाह में क्या है, आज की डेट में हमने नेचर को नेचर मान लिया, आज की डेट में हमने नेचर को नेचर मान लिया कि यहाँ गॉड नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रकृति अपना काम खुद अपने नियम के अकॉर्डिंग करती रहती है। वहाँ पर क्या है, नेचर को भी, वहाँ भी वही चीज़ है कि नेचर भी अपना काम करती रहती है, परंतु क्योंकि हमें उन लोगों को नेचर के लॉज पता नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस नेचर को क्या मान लिया, गॉड मान लिया। तो वो गॉड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं मंत्रों के द्वारा, फॉर्मूलास के द्वारा, सूत्रों के द्वारा। और आज हम उस नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साइंस के द्वारा। आप समझ रहे हैं। तो हु फिल्ड द फंक्शन ऑफ द साइंटिस्ट टुडे, इट वाज द प्रीस्ट etc. who was perceived as having the secret of controlling the universe. जिनको इट वाज द प्रीस्ट, ये लोग पुजारी हैं, जो भी हैं, पुजारी, मैजिशियन, विजार्ड, वट एवर, हु वाज परस्यूड, जिनको कैसे माना जाता है, हैव द सीक्रेट ऑफ द कंट्रोल इन द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स को कंट्रोल करने के, जिनके पास में रहस्य हैं कि यूनिवर्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एंड दैट इट वाज एडवांसेस इन द नॉलेज ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज दैट कुड एनहांस पावर, और इट वाज द एडवांसेस, और ये जो प्रोग्रेस है, ये जो ग्रोथ है, किसमें, मैजिकल फॉर्मूलाज के नॉलेज में। जितने ज़्यादा उनके पास में मैजिकल फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करने की या उनको उनकी नॉलेज होगी, उतने ही ज़्यादा वो पावरफुल होंगे। जैसे आज हम बोल रहे हैं कि आज की डेट में हमारे पास में नेचर को समझने की, जितनी ज़्यादा हम नेचर को समझ पाएंगे, नेचर के रूल्स को समझ पाएंगे, तो हम भी नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी हम पावर, जो ह्यूमन पावर है, उसको बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। वैसे ही उस समय भी जो पृष्ठ थे, जो हेम सेमन थे, जो विजार्ड थे, जो म्यूजिशियन थे, वो भी क्या है, मैजिकल फॉर्मूलाज को जितना ज़्यादा जानेंगे वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। अगला जल्दी ही मैं लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।